Okay. So the name of the second module is Cloud Insights. Okay. जैसे हमारा फर्स्ट मॉड्यूल था क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिक्स, इफ यू रिमेम्बर. सो क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिक्स में हमने देखा था क्लाउड के डेफिनेशन से. सो वी हैव सीन दैट कैरेक्टरिस्टिक्स, देन बेसिक क्लाउड आर्किटेक्चर. बेसिक मतलब क्लाउड आर्किटेक्चर कंसेप्ट ही नहीं है, बट टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ क्लाउड वी नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक क्लाउड आर्किटेक्चर. आर्किटेक्चर का मतलब होता है कि क्लाउड जब हम सिस्टम बोलते हैं तो एक्जैक्टली इनपुट कहाँ से आता है, कौन से डिवाइसेस इन्वॉल्व होते हैं, प्रोसेसिंग होता है. मतलब क्या होता है, जैसा ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर है, किसी भी सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम अगर हमें समझना है, किसी भी सिस्टम का, दैट मीन्स फ्रॉम एजुकेशन सिस्टम टू कोई भी रिसेंट टेक्नोलॉजी आप ले लीजिए, क्वांटम टेक्नोलॉजी, जनरेटिव एआई, कोई भी, तो उसमें पहले समझना पड़ता है इनपुट क्या है, कहाँ से आता है, प्रोसेस क्या है, कहाँ कौन करता है, मतलब वो कौन सा डिवाइसेस करता है, कैसे करता है, एंड आउटपुट कहाँ से मिलता है, और कैसा प्रोसेस होता है, ये ओरल प्रोसेस कैसा होता है, उसका सीक्वेंस कैसा होता है. ये अगर आपको समझ में आता है, दैट मीन्स यू अंडरस्टूड द प्रोसेस ऑफ दैट पर्टिकुलर सिस्टम. सो क्लाउड अगर समझना है तो सबसे पहले हमें क्लाउड का आर्किटेक्चर इन द सेम वे, दैट मीन्स उसके ब्लॉक डायग्राम के हिसाब से. अब ब्लॉक डायग्राम ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग ऐसा कुछ होता नहीं है. ब्लॉक डायग्राम ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब ही क्लाउड आर्किटेक्चर होता है. तो क्लाउड इंसाइट्स में हम एग्जैक्टली क्या देखने वाले, इंसाइट्स का मतलब है कि थोड़ा सा डेप्थ में. ओके okay? जो हमने ऊपर ऊपर की तरफ से देखा है कि क्लाउड एग्जैक्टली क्या है, कौन से डिवाइसेस इन्वॉल्व है, सब अलग अलग हमने स्टडी किया. अभी हमें उसको इंटीग्रेट करना है, प्रॉपर इंटीग्रेट करना है. दैट मीन्स उसका सबसे पहले हमें आर्किटेक्चर देखना है. सो द फर्स्ट पॉइंट इज आर्किटेक्चरल इम्पैक्ट. ठीक है. तो ये आर्किटेक्चरल इम्पैक्ट मतलब क्या होता है, आर्किटेक्चर का मतलब होता है लाइक कोई भी सिस्टम है तो वो कैसे वर्क होता है. इवन क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम है तो कैसे वर्क होता है. देन इसमें क्या क्या इनपुट्स है, क्या क्या और कहाँ कहाँ से इनपुट आते हैं. जैसे हमने देखा था डिप्लॉयमेंट मॉडल्स है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस है. तो इतना डिटेल में है तो ये सब मैनेज कैसे होता है, एग्जैक्टली कहाँ से इनपुट शुरू होता है, कौन उसको प्रोसेस करता है, या फिर उसका जो हम बोलते हैं कि ये सब एग्जैक्टली कैसे होता है, क्या सीक्वेंस है इसका. दैट मीन्स फ्लो चार्ट. किसी भी चीज़ का अगर हमें डिटेल में स्टडी करना है तो उसका फ्लो चार्ट अंडरस्टैंड करो, फ्लो चार्ट समझ लो. फ्लो चार्ट समझने के लिए सबसे पहले उसके एलिमेंट समझने जरूरी होता है. एलिमेंट समझने के लिए सबसे पहले उसका कंसेप्ट और उसका जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है वो समझना जरूरत है, जो हमने ऑलरेडी स्टडी किया है. अब ये वाले इसमें हमें क्या देखना है, उसका फ्लो समझना है. अब फ्लो ऐसा एग्जैक्टली एक उसका पार्ट नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे कॉलेज सिस्टम है, इफ यू अंडरस्टैंड इफ यू अंडरस्टैंड द कॉलेज एंटायर सिस्टम, तो हमें क्या समझना पड़ता है, उसके एलिमेंट्स क्या क्या है. जैसे उसके एलिमेंट्स है, स्टूडेंट है, टीचर है, फैकल्टी है, स्टाफ है, क्लास फॉर एम्प्लॉयज है, ये सब एलिमेंट्स जो हमने क्लाउड केस में भी सीखा था. अब जब हम बोलते हैं कि पूरे कॉलेज का प्रोसेस बताओ, तो हम उसको भी क्या बोलेंगे, पूरे कॉलेज का ऐसा प्रोसेस नहीं होता है. तो आपको क्या देखना है, आपको एग्जामिनेशन सिस्टम देखना है तो उसका प्रोसेस एक है, उसका एडमिशन सिस्टम देखना है तो उसका एक प्रोसेस है, उसका उसका एक प्रोसेस हम बोलते हैं कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है तो उसका एक सीक्वेंस है, उसका फ्लो चार्ट है. तो ये सब हमें डिटेल में सीखना पड़ता है, या फिर उसका डिटेल में डायग्राम देखना पड़ता है. इसलिए क्लाउड के इसमें भी सेम है, दैट इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड प्रोसेस, एग्जैक्टली प्रोसेस, तो हमें क्या करना पड़ता है, उसका आर्किटेक्चर देखना पड़ता है. सो आर्किटेक्चरल इम्पैक्ट है. ठीक है. उसके बाद का कॉन्सेप्ट क्या है, देखो, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, यूटिलिटी कंप्यूटिंग, एंटरप्राइज ग्रिड कंप्यूटिंग. तो ये सब एक कैटेगरी है. ये क्या है, इसके बैकबोन है. दैट मीन्स जब हम क्लाउड कंप्यूटिंग बोलते हैं, क्लाउड के पहले यही टेक्नोलॉजी था जिसको एचपीसी कंप्यूटिंग बोला जाता था, अभी भी है. ठीक है. यूटिलिटी कंप्यूटिंग बोलते हैं, लेकिन हम बोलते हैं ना कि जहाँ पे जैसा उसका काम है. ओके. एक मिनट, एक मिनट, ये स्क्रीन. मी आता काय सांगितलं होतं तुम्हाला, मी आता काय सांगितलं होतं, मला आवाज नको, सगळा आवाज जातोय तिकडं. परी उचल तिला आणि पटकन आतमध्ये घेऊन जा. मला इथं आवाज होतोय, एक तर नको आवाज करून म्हणते तर करताय तुम्ही, आतमध्ये घेऊन जा.
ओके, सो क्लाउड, उसके बाद हाँ, तो ये मैंने जो बताया आपको कि ये जो तीन कंप्यूटिंग है ये क्लाउड कंप्यूटिंग ही है, बट एज पर द सिनेरियो, एज पर द ऑर्गेनाइजेशन, इसको एचपीसी कंप्यूटिंग भी बोलते हैं, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग बोलते हैं, देन यूटिलिटी कंप्यूटिंग भी बोलते हैं, एंटरप्राइज ग्रिड कंप्यूटिंग भी बोलते हैं। रादर ये क्लाउड कंप्यूटिंग के ही पहले नाम है, उसके बाद उसका नाम क्लाउड कंप्यूटिंग किया गया था। उसके बाद होता है क्लाउड सिनेरियोज बेनिफिट। ये अब यहाँ पे देखो आपके सिलेबस में ये बेनिफिट्स वापस आया है, बट एज पर द आर्किटेक्चर, ठीक है। उसके बाद है लिमिटेशंस, जो हमने ऑलरेडी देखा है, बट यहाँ पे वो पॉइंट आ गया है, तो एक बार हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। बट यस, वी हैव सीन दिस, okay, but another point of view, from another point of view it is given, these are syllabus points, जिसमें से कुछ पार्ट हमारा ऑलरेडी हो गया है, बट आर्किटेक्चर के हिसाब से यहाँ पे वापस आ गया है। देन उसके बाद है थर्ड पार्टी सिक्योरिटी लेवल बेनिफिट्स, ओके। एक्चुअली सिक्योरिटी का यहाँ पे पॉइंट नहीं आना चाहिए, बट जो हम बोलते हैं कि आर्किटेक्चर में ये सिक्योरिटी स्टडी करना जरूरी है, बिकॉज जब हम बोलते हैं कि क्लाउड है, क्लाउड का मतलब है कि इंटरनेट के सर्वर पे हम सब कुछ काम करते हैं। तो जब हम इंटरनेट सर्वर की बात करते हैं, अगर मेरा डेटा मैं कहीं और स्टोर करूँ मेरे लोकेशन के हिसाब से, सॉरी, मेरा जो लैपटॉप है वो छोड़ के कहीं और उसको अगर हम रख रहे हैं मेरा डेटा, या फिर मेरा कंप्यूटिंग है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि परफॉर्मेंस तो मिलता ही रहेगा, वो तो उसका काम है, कम ज्यादा होता ही रहेगा, बट इफ द सिक्योरिटी इज नॉट देयर, आई विल नॉट रिकमेंड दिस, और कोई रिकमेंड करता भी नहीं आजकल। ठीक है, जब जब भी हम कोई भी कुछ भी चीज़ अपलोड करते हैं, जैसे अभी गिबली का हो गया, लोगों ने अपलोड तो कर दिया था, लेकिन जैसे सिक्योरिटी का इशू होने लगा, कुछ लोगों ने उसमें भी प्रॉब्लम किया, तो वो उन्होंने मतलब कुछ लोग यूज भी नहीं कर रहे हैं। सो पीपल आर सीइंग द सिक्योरिटी, सो पीपल आर सीइंग द सिक्योरिटी पॉइंट्स एंड इश्यूज। मतलब ये एक्चुअली सब सिक्योरिटी का एक सेपरेट ही चैप्टर होता है, बट स्टिल यहाँ पे हम थोड़ा सा उसका पॉइंट देख लेंगे, एज इट इज इंक्लूडेड इन द क्लाउड आर्किटेक्चर सिलेबस यूनिट। ठीक है, सो क्लाउड इनसाइट्स का मतलब है कि जो क्लाउड कंप्यूटिंग बोलते हैं उसके पीछे क्या हो रहा है, कैसे वर्क हो रहा है, तो उसको बोलते हैं क्लाउड इनसाइट्स। ओके, तो पहला जो पॉइंट है आर्किटेक्चरल इम्पैक्ट। अब ये आर्किटेक्चरल इम्पैक्ट में भी अलग अलग पॉइंट्स है, मतलब जैसे मैंने बोला कि आपको मॉडल के हिसाब से उसका आर्किटेक्चर अलग है, देन उसका, एक मिनट यहाँ पे, मी आता काय सांगितलं होतं यार, परे, ओके। सो यहाँ पे जो मैंने बोला था कि सॉफ्टवेयर अगर आप मॉडल के हिसाब से जाओगे तो भी आपको आर्किटेक्चर अलग अलग मिलेगा। सेकंड, हम इसमें वही देखेंगे कि एज पर द मॉडल, जैसे हम मॉडल मतलब डिप्लॉय मॉडल मॉडल, ठीक है। तो जो हम देखते थे ना, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस वाला, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तीन बेसिक है, हमने तो ऑलरेडी 10 देखा है। 10 के हिसाब से भी देखोगे तो उसका जो आर्किटेक्चर है वो थोड़ा सा अलग है। तो अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो क्लाउड का टेक्नोलॉजीज है, जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग है, देन ग्रिड कंप्यूटिंग, उसके हिसाब से उसका क्या आर्किटेक्चर है। ठीक है, तो पहला है हमारा डीकपल्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर, मतलब कैसा और कहाँ कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और किस लेवल में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। जैसे अगर कॉलेज का सिस्टम हम देखेंगे, एंड इफ यू कंसिडर द कॉलेज एज अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पे हो गया है, मतलब जो हम बोलते हैं कि जो उसका मेन काम है, एडमिशन सिस्टम में थोड़ा काम होता है, थोड़ा काम आपका एग्जामिनेशन सिस्टम में होता है, थोड़ा काम आपका टीचिंग लर्निंग सेंटर में होता है, तो उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब है कि हाउ द वर्क इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट सर्वर्स, क्योंकि हम देख रहे हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब है क्लाउड सर्वर्स, ऐसे सर्वर्स जो हम नहीं देख पाते, कहीं और है, कहीं और मतलब इंटरनेट में कहीं और है, इंटरनेट में मतलब क्या कि वर्ल्ड में कहीं और है, एंड दैट इज कनेक्टेड। कहीं और मतलब का मतलब ये कहीं दिखता नहीं है, ऐसा नहीं, ये सब एग्जिस्टिंग ही है, एंड इट इज कनेक्टेड आइदर थ्रू वायरलेस और थ्रू वायर्ड, but we don't know where exactly it is the respective server is. For example, अगर हम प्राइवेट सर्वर करेंगे और मेरे पास मान लो कि ये मेरा जो अभी लैब है, ठीक है, एक लैब है जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, उसमें मान लो कि 100 कंप्यूटर्स है, एंड 100 कंप्यूटर्स में से 5 आपके सर्वर्स है, बट वी डोंट नो विच कंप्यूटर इज एक्टिंग एज अ सर्वर। मेरा जो मशीन है उसका नंबर है लेट से 15, एंड टोटल 1 to 100 नंबर है, ठीक है। तो कौन सा सर्वर नंबर है, लेट से 5 नंबर का है मशीन सर्वर नंबर है, 20 नंबर जो है वो सर्वर नंबर है, 30 वाला नंबर है, ऐसे कोई भी 5 नंबर्स है, बट वी डोंट नो। मेरा तो कंप्यूटर है 15 नंबर का, मैं डेटा सेंड कर रही हूँ, जो मेरा फ्रेंड है वो कहीं बैठा है कंप्यूटर नंबर 1 पे बैठा है, कोई कंप्यूटर नंबर
पर 70 पे बैठा है, उसको डेटा मिल रहा है, उसको जो हम डेटा शेयर करें वो मिल रहा है, हम एक प्रोजेक्ट में काम भी कर रहे हैं। बट ऑल दिस मतलब ये जो 4 पर्सन है, जैसे मैं और मेरे फ्रेंड्स, ये इंक्लूड करके एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, एंड वो सब हमारा काम चल रहा है सर्वर नंबर 1 2 3 4 कहीं से भी कर चल रहा है, बट वी डोंट नो विच कंप्यूटर इज इन्वॉल्व इन दिस। तो ये अगर हम प्राइवेट नेटवर्क में करेंगे तो उसको हम बोलेंगे प्राइवेट क्लाउड है। क्लाउड का नेटवर्क ही है, मतलब ये नेटवर्क ही है और वो सर्वर ही हम शेयर कर रहे हैं। ओनली द थिंग वी आर शेयरिंग अमंगस्ट आवर सेल्फ, उसको बोलते हैं प्राइवेट क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड का मतलब है कि सर्वर ही है, हमारा ही सर्वर है, एंड वी आर सर्विंग इट, वी आर एक्सेसिंग इट थ्रू इंटरनेट, इसको हम इंटरनेट से एक्सेस कर रहे हैं। बट हम किसके लिए यूज कर रहे हैं? सिर्फ हमारे जो 4 मेंबर्स है उसके लिए, या फिर जो 100 लोग यहाँ पे काम करने वाले उनके लिए ही यूज करेंगे। तो इसको बोलते हैं प्राइवेट क्लाउड। वही अगर हम पूरे वर्ल्ड को देंगे और उसको बोलेंगे कि आप ये सब यूज करो, जितना हमें चाहिए उतना पे करो, तो उसको हम बोलते हैं पब्लिक क्लाउड। तो ये सब हम कैसे कर रहे हैं? ये वर्क डिस्ट्रीब्यूट करके कर रहे हैं, क्योंकि सर्वर 1 2 3 4, तो सर्वर 1 में हमने एप्लीकेशन रन किया, सर्वर 2 पे हमने डेटाबेस स्टोर किया है, सर्वर 3 पे हमने सिक्योरिटी के एल्गोरिथम्स लगाए, सर्वर 4 पे हमने नेटवर्किंग के शॉर्टेस्ट पाथ के एल्गोरिथम लगाए। सो हमने क्या किया है, हमने मतलब जो क्लाउड हमें यूज कर रहे हैं उसका जो सॉफ्टवेयर है उसने क्या किया, ये वर्क डिस्ट्रीब्यूट किया है अमंग्स डिफरेंट सर्वर्स। तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड एंड डीकपल्ड आर्किटेक्चर। डीकपल्ड का मतलब है हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है अलग अलग इसमें, एंड कपल्ड मतलब हमने क्या किया, उसको कंबाइन किया है। पहला सर्वर है, उसमें मान लो कि हम 3 प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, मैं हूँ और मेरे फ्रेंड्स है। ऐसे ही दूसरा ग्रुप है, उसके उसका भी चल रहा है कि एक डेटाबेस क्रिएशन का काम चल रहा है, और वो चल रहा है सर्वर नंबर 1 पे। तो हमारा भी डेटाबेस क्रिएशन का, दूसरे इसका भी डेटाबेस क्रिएशन का, कोई थर्ड प्रोजेक्ट है उसका भी डेटाबेस क्रिएशन का। तो सर्वर हमने डिस्ट्रीब्यूट किया अमंग्स द टास्क। उसके बाद उसने क्या किया, डीकपल किया, मतलब सबका ही डेटाबेस रिलेटेड जो काम है वो डीकपल्ड किया हमने सर्वर नंबर 1 पे। सबका ही नेटवर्क रिलेटेड काम है वो हमने कंबाइन किया सर्वर नंबर 2 पे। सबका ही हमने बोल सकते हैं कि कंप्यूटिंग रिलेटेड टास्क कंबाइन किया है सर्वर नंबर 3 पे। इसको बोलते हैं डीकपल्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर। सो अगर आप डायग्राम देखोगे तो आपको समझ में आएगा। नोड 1 मतलब सर्वर 1 है, डेटाबेस इंस्टेंस 1 है, लोकल डिस्क है, डेटाबेस इंस्टेंस विच इज कनेक्टेड टू लोकल डिस्क, लोकल डिस्क, लोकल डिस्क। ठीक है, अब डेटाबेस इन द डीकपल्ड स्टोरेज कंप्यूटर आर्किटेक्चर। सो नोड 1 नोड 2, ओके। तो ये डेटाबेस का इंस्टेंस यहाँ पे एक रन किया है, नोड 2 मतलब सर्वर। अब नोड 1 नोड 2 क्यों? क्योंकि एक सर्वर तो होता नहीं है, एज वी नो द कंसेप्ट ऑफ रेप्लिका। तो जब हम बोलते हैं कि क्लाउड है, तो एक मिनट, कोई ज्वाइन हो रहा है? सो सो नोड 1 नोड 2 का मतलब है हमारे सर्वर 1 सर्वर 2, या फिर सर्वर ग्रेडेड मशीन है। क्लाइंट मशीन हम यहाँ पे नहीं बोल सकते, बट ये स्पेशली क्या है, हमारे क्लाउड के सर्वर्स हैं। सो नोड 1 नोड 2 नोड 3। अब सेमी सेमी सिंक्रोनस वगैरह ये इतना डिटेल में अभी फिलहाल नहीं गई तो भी चलेगा। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द ओवरऑल आर्किटेक्चर ऑफ दिस। बाद में आपको समझ में आएगा कि ये कैश एग्जैक्टली क्या होता है। कैश का मतलब ये मेमोरी रिलेटेड है, थोड़ा सा ऑपरेटिंग सिस्टम का नॉलेज होना जरूरी है, देन यू विल अंडरस्टैंड हाउ दिस नोड्स और द सर्वर्स आर वर्किंग। ठीक है, तो ये जो नोड्स है कॉमन एक स्टोरेज होता है उनका। नोड 1 नोड 2 मतलब उसके मिनिमम 2 रेप्लिकास रहते हैं। we know the concept of replica, like if one server is crashing then another server can be in picture. So there is always a concept of replica database। क्लाउड का बैकबोन ही वही है कि हमें 24/7 डेटा अवेलेबल होना चाहिए। तो परफॉर्मेंस, अवेलेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं किसी भी क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस का, इसलिए रेप्लिका होता है। सो नोड 1 नोड 2 मिनिमम 2 नोड्स तो रहेंगे। तो यहाँ पे ये एक और डायग्राम दिया है, नोड 1 नोड 2 नोड 3 सेमी सिंक्रोनस है, मतलब सेम ही आर्किटेक्चर है इनका। पेज लॉग ये सब कंसेप्ट अभी मत देखो, ये जब हम डिटेल में जाएंगे आप कि इसका वर्किंग कैसे होता है। ओके, अगर आप गूगल करोगे कि हाउ द डीकपल्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर इज वर्किंग in cloud, then you will understand then you will understand these terms, semi synchronous, paper log, then cache pooling exactly क्या होता है। but you know for that the operating system knowledge is a little bit required, तो थोड़ा सा वो आपको नॉलेज लेना जरूरी है। देन यहाँ पे मैंने थोड़ा सा उसका डिस्क्रिप्शन लिखा है कि एग्जैक्टली ये क्या है। ओके, तो अभी आप डिटेल में जाओ ही मत, लेकिन जब हम डिटेल में जाएंगे, जब आप डिटेल में पढ़ोगे तब आपको ये डेफिनेटली समझ में आएगा, लाइक हाउ क्लाउड इज वर्किंग। ठीक है, तो फिलहाल आपको ये देखना है कि क्लाउड का आर्किटेक्चर होता है, तो वो कैसे अलग अलग टाइप्स में डिवाइडेड है, एंड
मतलब एक ऐसा आर्किटेक्चर नहीं पूरे वर्ल्ड का क्लाउड कंप्यूटिंग एक लाइन में बताओ, एक ब्लॉक डायग्राम में, नहीं, ऐसा नहीं पॉसिबल। हाँ, पूरे इसका कंप्यूटर जो होता है, कंप्यूटर एवरीवेयर, उसका इनपुट बोल सकते हैं कि क्या है, आउटपुट, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, तो उसमें भी अभी इतना अलग अलग आ गया है। मतलब अगर हम मोबाइल एज अ कंप्यूटिंग डिवाइस लेंगे तो उसमें इनपुट प्रोसेस आउटपुट अलग है, लैपटॉप लेंगे तो उसका इनपुट प्रोसेस आउटपुट अलग है, सर्वर लेंगे तो उसका इनपुट प्रोसेस आउटपुट अलग है। तो कंप्यूटर के इसमें भी अलग अलग डिवाइड हो गया है। जब पहले जनरेशन का था तो वही सब सिंपल था कि इनपुट में मतलब आपका सिर्फ कीबोर्ड डिवाइसेस है, आउटपुट में मतलब आपका सिर्फ मॉनिटर वगैरह है, मॉनिटर और प्रिंटर ही बोलते थे हम, जब हमने भी खुद पढ़ा था ब्लॉक डिवाइसेस, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, तो ऐसे ही था। बट ऐसा अभी ना कंप्यूटर के बारे में है ना क्लाउड के बारे में है। सो क्लाउड का जो अलग अलग आपका मॉडल है उसके हिसाब से उसका आर्किटेक्चर है। सिमिलरली कंप्यूटर का जो भी अलग अलग डिवाइस है, जो भी अलग अलग यूसेज है, उसके उस हिसाब से उसका इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट अलग है। तो ये हो गया फर्स्ट टाइप ऑफ आर्किटेक्चर, दैट इज डीकपल्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर। सो लेट्स गो टू द सेकंड वन। अब सेकंड जो है माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर। माइक्रो सर्विसेज में अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम में थोड़ा सा पढ़ा होगा, तो टाइप्स ऑफ कर्नेल करके एक कंसेप्ट है, एक होता है मोनोलिथिक, एक होता है माइक्रो सर्विस, माइक्रो लिथिक आर्किटेक्चर ऑफ द कर्नेल। अब अगर लिनक्स आपने पढ़ा होगा तो ये कर्नेल मतलब क्या होता है, कर्नेल इज नथिंग बट ऑपरेटिंग सिस्टम्स पार्ट, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बोल सकते हैं, जो पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम आपका रन करता है, जो एक्चुअल में कुछ करता नहीं है, बट जितना भी अलग अलग प्रोग्राम्स है उसको कमांड देने का काम, उससे करवाने का काम कर्नेल करता है। इट इज लाइक अ ब्रेन। जैसा ब्रेन हमारा क्या करता है, सारे पूरे बॉडी को इंस्ट्रक्शन देता है। ब्रेन सिर्फ जो हम बोलते हैं कि ब्रेन का काम मतलब यही काम है कि सबको इंस्ट्रक्शन देना है, सबसे एक्नॉलेजमेंट लेना है। ठीक है, मतलब अगर ब्रेन से इंस्ट्रक्शन गया हाथ को और हाथ को इंस्ट्रक्शन नहीं मिला, और तो हम बोलते कि नहीं मेरा हाथ काम नहीं कर रहा है। सो एक्नॉलेजमेंट लेना भी एक ब्रेन का काम होता है। सो इन द सेम वे एक कर्नेल होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो वही पार्ट यहाँ पे थोड़ा सा यूज किया है बोल सकते हैं, या फिर उसी के जैसा इसका वर्किंग है। ये थोड़ा सा डायग्राम यहाँ पे ब्लर दिख रहा है थोड़ा सा, ये मैं यहाँ पे रिफाइंड डायग्राम डालूंगी। सो आई विल चेक दी करेक्ट डायग्राम। ठीक है, थोड़ा सा मैं ये डायग्राम मॉडिफाई करती हूँ। ओके, तो यहाँ पे आप देखो मोनोलिथिक आर्किटेक्चर है एंड माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर, दोनों अलग अलग है। तो कभी मोनोलिथिक भी फॉलो किया जाता है और कभी माइक्रो सर्विसेज भी फॉलो किया जाता है। ओके, सो क्लाउड नेटिव एप्लीकेशंस आर ऑफन बिल्ट यूजिंग माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर। अब क्लाउड नेटिव एप्लीकेशंस किस लिए होता है, सबसे पहले क्लाउड नेटिव एप्लीकेशन का मतलब है, जैसे मोबाइल पे भी दो टाइप का एप्लीकेशन है। जब हम मोबाइल परचेस करते हैं या फिर नया लेते हैं, तो जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन करते हैं तो कुछ इनबिल्ट ऑपरेशंस रहते हैं, ठीक है, एंड कुछ हम इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, जो एड ऑन हम एप्लीकेशंस बोल सकते हैं। तो क्लाउड में भी ऐसा ही है कि जब आप क्लाउड का सर्विस लोगे तो आपको कुछ सर्विसेज अपने आप मिलेगी, कुछ आपको एक्स्ट्रा चाहिए रहेगी। सो क्लाउड नेटिव, नेटिव का मतलब है उसके बिल्ट इन ऑपरेशंस। सो क्लाउड नेटिव एप्लीकेशंस आर often built using microservices architecture where functionality is divided into small and independently deployable services. सो यहाँ पे क्या होता है, क्लाउड में हम कोई भी सर्विस डिप्लॉय करते हैं, ठीक है, अगर हम उसका ओवरऑल आर्किटेक्चर या फिर ओवरऑल फंक्शनैलिटी देखेंगे, तो क्या होता है कि माइक्रो का मतलब है छोटा, छोटे छोटे सर्विसेज मिलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा अगर ये वर्ड एक्सेल पॉइंट पॉइंट है, तो इसमें जब हम कोई भी चीज़ टाइप करते हैं तो हमें स्पेल चेक मिलता है, ग्रामर चेक मिलता है, ये हम बोल सकते हैं स्मॉल माइक्रो आर्किटेक्चर या फिर माइक्रो सर्विसेज। वर्ड में, वर्ड का एक्चुअल क्या है, इंडेंटेशन के आपका जो वर्ड का डॉक्यूमेंट है वो आपको फॉर्मेट करना है, या फिर सिंपली आपको वर्ड का डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है। बट उसके वर्ड के डॉक्यूमेंट के क्रिएशन में एड ऑन क्या दिया है उन्होंने, हम स्पेलिंग भी चेक कर सकते हैं, हम उसको ग्रामर चेक कर सकते हैं, हम उसको पीडीएफ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब उसमें हम इमेज इंसर्ट करके इमेज के भी थोड़े से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे इमेज के फॉर्मेट पिक्चर में गए, जो ये पहले कंसेप्ट नहीं था, अभी यहाँ पे ये कंसेप्ट अभी ऐड किया गया है। ठीक है, सो इसको हम बोलते हैं माइक्रो आर्किटेक्चर। तो क्लाउड में भी जब हम नेटिव सर्विसेज यूज करते हैं तो उसमें हमारा ये नेटिव हम बोल सकते हैं कि माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर फॉलो किया जाता है। ओके, देन मोनोलिथिक में क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मोनोलिथिक मतलब यहाँ पे जो इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन है, यूजर इंटरफेस होता है, देन बिजनेस लेयर है एंड डेटा इंटरफेस है। तो इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल एक मिनट है,
परी यार परी मी न डोकं आपटून घेणार आहे आता परी. नाही नाही, डोकं आपटूनच घेते मी. पटकन तुला आतमध्ये जा म्हणते तर तू जात नाहीयेस. जा ना म्हटलं ना. हाँ हाँ, 2 मिनट, हाँ 2 मिनट, यही चेक कर रहे थे एक्चुअली. मेरा वर्ड है, हाँ, माउस ही नहीं चल रहा था बीच में. 2 मिनट, हाँ, हो गया. ओके. हाँ, सो क्लाउड नेटिव एप्लीकेशंस एंड क्लाउड इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस. तो सबको समझ में आ गया माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर है. वो किस लिए यूज करते हैं हम? माइक्रो क्लाउड नेटिव एप्लीकेशंस में. तो यहाँ पे यहाँ पे डायग्राम दिया है देखो. और तो यहाँ पे दो डिफरेंसेस भी बताया है. लाइक मोनोलिथिक आर्किटेक्चर का, मोनो का मतलब क्या है? एक ही आर्किटेक्चर, एक एप्लीकेशन सीधा हम फॉलो करें. और माइक्रो सर्विस का मतलब है कि आपका मोनो का मतलब है सिंगल. ठीक है. और जहाँ पे एक ही एप्लीकेशन उसी पे फोकस किया है. जैसा एक माइक्रो कर्नेल और मोनोलिथिक कर्नेल करके एक कंसेप्ट है लिनक्स में. तो मोनोलिथिक कर्नेल मतलब सिर्फ उसका क्या होता है, एक ही फॉर्मेट होता है. या फिर हम बोल सकते हैं कि जैसे एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम है. उसका काम क्या है कि जो जिस पर्पस के लिए वो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया या फिर वो आर्किटेक्चर को हमें कन्वर्ट किया है, उसको वही काम करना है. फॉर एग्जांपल अगर एम्बेडेड सिस्टम के लिए किया है, वॉशिंग मशीन के लिए किया है, तो वही आरटीओएस हमने क्या किया, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, उसको कन्वर्ट किया है. तो उस वाले आर्किटेक्चर को बोलते हैं मोनोलिथिक. एंड वही फॉलो किया जाता है जब कोई क्लाउड का एप्लीकेशन हम रन करते हैं. जो एप्लीकेशन आपका नेटिव नहीं है, बट एक इंटेंडेड एप्लीकेशन है. फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे कॉलेज का एप्लीकेशन हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप आपके कॉलेज का एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, ईआरपी का एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, विच इज़ बिल्ट ऑन दी क्लाउड, क्लाउड सर्वर्स. ठीक है, मतलब वो क्लाउड पे रन हो रहा है. तो उसका यूज़र इंटरफेस है, इधर वेब सर्विस से आप एक्सेस कर रहे हैं या फिर मोबाइल ऐप से आप उसको एक्सेस कर रहे हैं. कहीं से भी उसको एक्सेस कर रहे हैं. बिजनेस लेयर मतलब उसमें इम्प्लीमेंटेशन किया है, जैसे एडमिशन सिस्टम के लिए है, एग्जाम के लिए है, या फिर पूरे आपके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए है. एंड यू आर यूजिंग दैट. एंड उसके बाद आप क्या करें, उसका डेटा वहाँ पे स्टोर करें. सो जो एप्लीकेशन आप रन कर रहे हो वही वो फॉलो कर रहा है, उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है. उसको बोलते हैं मोनोलिथिक आर्किटेक्चर. ऑन द कंट्री ऑफ दैट, जो हम नेटिव एप्लीकेशंस हैं, जैसे गूगल का हम यूज़ करें, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट है, या फिर हमने सिर्फ ईआरपी सिस्टम ओपन किया है, बट वी आर नॉट गोइंग इन द डेप्थ ऑफ द एग्जामिनेशन सिस्टम और एनीथिंग एल्स. हम क्या कर रहे हैं, कुछ लाइब्रेरी का सर्विस वगैरह यूज़ कर रहे हैं. अगर हम ऐसा कुछ कर रहे हैं तो फिर उसको बोलते हैं माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर. तो जनरली माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर कहाँ पे होता है? जब क्लाउड का नेटिव एप्लीकेशंस, जो छोटा छोटा एप्लीकेशंस वो हम यूज़ कर रहे हैं फॉर एनी पर्पस, तो उसको हम बोलते हैं माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर. ये थोड़ा सा डायग्राम इन ब्लर हो रहा है, अदरवाइज आई कुड हैव एक्सप्लेन मोर. ठीक है. तो ये डायग्राम में थोड़ा सा क्लियर करके डालती हूँ आपको. So remember that wherever there is a cloud native application, it follows the microservice architecture. If a dedicated application is there, it follows the monolithic architecture. If you remember the operating system concept, और operating system ही होता है जब हम बोलते हैं ना cloud operating servers है, cloud servers है, मतलब वो operating system ही है. And that operating system or that system is installed on the different machine, and जो हम इंटरनेट से एक्सेस कर रहे हैं. सो कभी ऑपरेटिंग सिस्टम उसको डायरेक्टली एक्सेस कर रहे हैं, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम प्लस उसके ऊपर कुछ एप्लीकेशन रन किया है, दैट वी आर एक्सेसिंग. एंड दैट इज कॉल्ड एज अ क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम. ठीक है, ये होता है हमारा माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर. देन उसके बाद है कंटेनराइजेशन एंड ऑर्केस्ट्रेशन, जो अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है. ठीक है, कंटेनराइजेशन का मतलब है कि जिसमें हम बोलते हैं कि इसका डायग्राम शायद भूल गई इधर डालना. ओके, आई विल पुट द डायग्राम ऑफ दिस. कंटेनराइजेशन में डेवऑप्स है आजकल. ठीक है. क्लाउड ऑर्केस्ट्रेशन करके एक नया सब्जेक्ट ही ऐड होता है, जिसमें क्यूबर नोड्स वगैरह है. ठीक है, ये सब कंटेनराइजेशन का पार्ट है. कंटेनराइजेशन मतलब इट इज लाइक अ स्टोरेज. ठीक है, कंटेनराइजेशन, कंटेनर जो बोलते हैं ना, बड़े बड़े कंटेनर. लेकिन हाँ, यस, एक मिनट, वो लेट ज्वाइन किया क्या, देखती. ओके, जल्दी ज्वाइन करो. सो ऐसे लास्ट मिनट तक ज्वाइन करोगे तो मुझे याद नहीं रहता है. एनीवे, ठीक है. ओके, सो कंटेनराइजेशन मतलब क्या होता है? सो इट इज लाइक अ स्टोरेज. ओके, इट इज लाइक अ बिग कंटेनर. आपने देखे होंगे बिग कंटेनर्स होते हैं जिसमें कार वगैरह सप्लाई करते हैं फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी. तो इसमें क्या है, दिस इज बेसिकली फॉर डेवलपमेंट एज वेल एज फॉर स्टोरेज. ठीक है.
तो जैसे हम बोलते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने के लिए और प्लेटफॉर्म सेटअप करने के लिए हम क्लाउड कंटेनराइजेशन का यूज करते हैं. इट इज लाइक अनदर साइड ऑफ द अनदर साइड ऑफ द प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस. प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में हम क्या करते हैं, पूरा प्लेटफॉर्म, जैसे जावा, अगर हमें जावा का एप्लीकेशन रन करना है या फिर क्रिएट करना है, तो हमें चाहिए उसका आईडी, उसका कंपाइलर चाहिए, डिप्लॉयमेंट के टूल्स चाहिए. तो ये सब हम हमें इंस्टॉल नहीं करना है, सो वी आर टेकिंग द हेल्प ऑफ द क्लाउड. ठीक है, तो वो आता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में. बट नाउ सपोज वी हैव डेवलप्ड द बेसिक प्रोग्राम और बेसिक सिस्टम फॉर दैट, एंड नाउ वी नीड ओनली द डिप्लॉयमेंटेशन. ठीक है, हमें सिर्फ डिप्लॉय करना है या फिर और थोड़ा सा उसको एनहांस करना है, and we need a little bit cloud computing help for that. So we can go with the containerization. So अगर आपको containerization समझना है, so you should understand the platform as a service. Platform as a service अगर आपको समझना है, that means containerization आपको difficult नहीं जाएगा. It is another part of the or another name of the platform as a service. तो platform as a service में हम बोल सकते हैं कि platform as a service is equal to containerization plus deploy. ऐसा उसका शॉर्ट में डेफिनेशन है. या फिर कंटेनराइजेशन प्लस समथिंग. डिप्लॉयमेंट अगर आपको याद नहीं रहा तो कंटेनराइजेशन मतलब स्टोरेज है, प्लस समथिंग डिप्लॉयमेंट रिलेटेड समथिंग इज नथिंग बट प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस. तो ये होता है कंटेनराइजेशन. सो पूरा का पूरा 100% मुझे नहीं चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, आई वांट टू डेवलप जावा एप्लीकेशन बट आई डोंट वांट टू डेवलप. ठीक है, आई कैन गो विद द कंटेनराइजेशन. फॉर एग्जाम्पल, मुझे मेरे पीएचडी का काम है, तो आई वांट टू डेवलप ऑन टू द क्लाउड. ठीक है, बट मुझे कोई डिप्लॉय नहीं करना है, मुझे टेस्टिंग करना है खाली एक एप्लीकेशन, प्योर एप्लीकेशन डेवलप करके, बट वो क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन होना चाहिए बिकॉज माय टॉपिक इज इन क्लाउड. सो आई कैन गो विद द कंटेनराइजेशन. तो उसके टूल्स होते हैं, क्यूबरनेट्स हैं, डेवऑप्स है, आपने सुना होगा, ये आजकल बहुत चलते हैं ये टूल्स. सो दीज आर द टूल्स विच आर यूज फॉर द कंटेनराइजेशन. सो इसके भी सर्टिफिकेशंस वगैरह होते हैं. सो अगर ये किया तो आपको इसलिए क्लाउड में बोलते हैं ना कि डेवऑप्स का वगैरह कोर्स करो, क्यूबरनेट्स का कोर्स करो, यू विल गेट द जॉब. तो कहाँ पे जॉब मिला और कैसे मिलेगा? एज अ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस डेवलपर, पास डेवलपर हम बोल सकते हैं. मतलब आपको वहाँ पे क्या है, डेवलपर का ही काम है यूजिंग क्लाउड टेक्नोलॉजी. ओके, तो उसी में एक छोटा और पार्ट है सर्वरलेस कंप्यूटिंग. जब आप बोलते हैं कि प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस है, मुझे कोडिंग करना है, मुझे मेरे सिस्टम का कोडिंग करना है, अगेन आई डोंट वांट टू डिप्लॉय, मुझे कुछ पार्ट सिर्फ टेस्ट करना है. ठीक है, मुझे कुछ पार्ट सिर्फ टेस्ट करना है. और उसमें कैसा रहता है, समटाइम्स मतलब ऐसा पीएचडी में रिसर्च में बहुत बार होता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन इन्वॉल्व होता है. एंड वो ऐसा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, अलग अलग टाइप्स का सर्वर लगता है, अलग अलग टाइप्स का प्रोसेसिंग यूनिट लगता है. तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, सर्वरलेस कंप्यूटिंग पे जाते हैं. तो उसको बोलते हैं सर्वर. आई डोंट वांट टू डेडिकेट अ पर्टिकुलर सर्वर फॉर दिस, क्योंकि जनरली सर्वर किसके लिए लगता है, स्टोरेज के लिए जनरली. ओके, अब कितना भी हम बोलेंगे सर्वरलेस है, तो भी ऐसा नहीं है कि सर्वर के बिना हम काम करें, सर्वर तो लगता ही है. सिर्फ जो क्लाउड का सर्वर है वो हम यूज नहीं कर रहे. तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे सर्वरलेस कंप्यूटिंग में, हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा जो कोड है जो हमें टेस्ट करना है, वो अलग अलग आर्किटेक्चर पे, अलग अलग प्रोसेसिंग यूनिट पे हम स्टोर करते हैं. सर्वरलेस का मतलब एक डेडिकेटेड सर्वर नहीं होगा. फॉर एग्जांपल, अगर ये मेरा लैपटॉप है विच इज एक्टिंग एज अ सर्वर, सो सर्वर वन है, सर्वर टू है, उसका प्रोसेसिंग स्पीड कोड अलग है, सर्वर थ्री है, और यहाँ पे मेरे पास सीपीयू तो उसके पास जीपीयू है. सो आई वांट टू चेक इट, आई वांट टू चेक माय कोड. ओके, जनरली एआई और एमएल में होता है, लाइक यू वांट टू चेक द कोड, कॉम्प्लेक्स कोड रहता है, एंड वो बार बार रन करना पड़ता है, क्योंकि जितने बार रन करोगे उतना आपका आउटपुट जो है वो रिफाइन होता जाता है. एंड वी नीड अ डिफरेंट टाइप ऑफ आर्किटेक्चर फॉर दैट. सो मेरे मशीन पे टेस्ट किया, देन आई चेंज द आर्किटेक्चर, देन आई चेंज द प्रोसेसिंग स्पीड. तो सर्वर वन, सर्वर टू, सर्वर थ्री, ऐसा अलग अलग हम लेके उसको टेस्ट करते हैं. तो उसको बोलते हैं सर्वरलेस कंप्यूटिंग. इसका डायग्राम डालती हूँ सो दैट यू विल अंडरस्टैंड दिस. ओके, देन इलास्टिसिटी एक फीचर है क्लाउड का. इलास्टिक स्केलेबिलिटी. ओके, मतलब इलास्टिसिटी और स्केलेबिलिटी दोनों रिलेटेड ही टर्म है. थोड़ा मतलब बोलते हैं ना, कम से ज्यादा होना चाहिए. ओके, मतलब ही ये क्या करता है, इलास्टिक अगर नेचर है, देन इट ऑफर्स द स्केलेबिलिटी. सो आप इलास्टिसिटी बोल सकते हो, स्केलेबिलिटी बोल सकते हो, और इलास्टिक स्केलेबिलिटी भी बोल सकते हो. इलास्टिसिटी ये भी एक टर्म है. तो इलास्टिक स्केलेबिलिटी का मतलब है लाइक इट शुड ग्रो फ्रॉम नो स्मॉल टू लार्ज. ओके, तो उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी. सो क्लाउड प्लेटफॉर्म ऑफर्स इलास्टिसिटी. ओके, एवरी क्लाउड प्लेटफॉर्म ऑफर्स इलास्टिसिटी.
क्योंकि जो यूजर्स होते हैं उसके नंबर ऑफ यूजर्स इनपुट जहाँ पे मिलता है उसको अलग अलग डिवाइसेस से मिलता है, अलग अलग लोकेशन से मिलता है, और अलग अलग नंबर ऑफ यूजर्स से मिलता है। उसका जो डेटा है वो भी अलग अलग है, अलग अलग टाइप का होता है। सो इतना वैरायटी होता है उसमें। सो इसको बोलते हैं इलेस्टिसिटी। ओके। तो ये जो इनपुट मिलता है एक क्लाउडलेट पे जाता है, पहले लोकल क्लाउडलेट पे, देन ग्लोबल क्लाउडलेट पे। तो जब ग्लोबल क्लाउडलेट पे जाएगा तो ग्लोबल क्लाउडलेट के पास है, फिर लोकल क्लाउडलेट के पास क्या होता है, लोकल डेटा है, क्लाउड वो ग्लोबल के पास ग्लोबल का डेटा है, बट वो पूरे वर्ल्ड में से कहीं ना कहीं से आया हुआ है, एंड दैट हैज टू डिस्ट्रीब्यूटेड टू द रिस्पेक्टिव सर्वर्स। तो कौन सा सर्वर है जो आपका हमारा बोल सकते हैं मुंबई का सर्वर उधर डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, जो हमारा बैंगलोर का सर्वर है वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, यूएसए का सर्वर है वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। तो ये सब डिस्ट्रीब्यूट होता है क्योंकि क्यों डिस्ट्रीब्यूट होता है और कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। वहाँ पे भी डेफिनेटली एल्गोरिथम्स है, बट इट हैज़ द फीचर कॉल्ड एज इलास्टिसिटी। तो जो हमने हमारा बेसिक डायग्राम इफ यू रिमेम्बर फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर, तो वहाँ पे हमने देखा था कि पूरे वर्ल्ड से जो डेटा आता है एक पॉइंट पे आता है। पहले तो लोकल क्लाउडलेट है, एंड देन ग्लोबल क्लाउडलेट है। उसके बाद फिर वो हमारा अगेन जाता है गूगल, नॉट गूगल, क्लाउड कंप्यूटिंग के क्लाउड डेटा सेंटर में, एंड फिर वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता है उसके अलग अलग सर्वर्स पे। एंड दैट सर्वर्स कैन बी इन वन डेटा सेंटर और इन मल्टीपल डेटा सेंटर्स, जहाँ पे वर्चुअल मशीन का भी कंसेप्ट है। ऑन दी सर्वर्स देर आर डिफरेंट वर्चुअल मशीन, एन नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन जो आपका रिक्वेस्ट प्रोसेस करता है। एट अ टाइम वन रिक्वेस्ट विल बी प्रोसेस बाय वन वर्चुअल मशीन, बट एक वर्चुअल मशीन एट अ टाइम कितने भी रिक्वेस्ट प्रोसेस कर सकता है। बट अगेन एट अ टाइम वो एक ही करता है। ओके उस पर हम देते हैं, असाइन करते हैं 1000 रिक्वेस्ट, बट अगर उसका जो टाइम है वो डिवाइड होते जाता है इन मल्टीपल रिक्वेस्ट। तो इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी फीचर। ओके। सो एप्लीकेशंस कैन डायनेमिकली स्केल अप और डाउन टू हैंडल वेरिंग वर्कलोड्स। ओके अलग अलग जगह से अलग अलग वर्कलोड आता है। ठीक है, ऑप्टिमाइजिंग स्टोरेज यूटिलाइजेशन एंड इम्प्रूविंग कॉस्ट एफिशिएंसी। तो जो लोकल क्लाउडलेट है वो ग्लोबल क्लाउडलेट है वो क्या करता है, पहले तो डिफरेंट डिफरेंट डेटा सेंटर्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। एंड डेटा सेंटर्स में भी डिस्ट्रीब्यूशन का लॉजिक है कि कौन से सर्वर पे डालना है। सर्वर पे डालने के बाद कौन से वर्चुअल मशीन पे डालना है। एक सर्वर पे बहुत सारे वर्चुअल मशीन भी रन होते हैं। देन ग्लोबल रीच एंड अवेलेबिलिटी, ये तो फीचर है कि ये ग्लोबल रीच मतलब आर्किटेक्चर क्या दिखा है यहाँ पे, वर्ल्ड वाइड से आपका इनपुट है, वर्ल्ड वाइड में कहीं पे भी स्टोर होता है, और उसका आउटपुट भी वही वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी जाता है। सो उसको हम बोलते हैं ग्लोबल रीच एंड अवेलेबिलिटी। मतलब ये जब स्टोर होता है तो उसको अलग अलग सर्वर्स में स्टोर किया जाता है। दिस सर्वर्स कैन बी इन डिफरेंट लोकेशन, डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन, सो दैट यू शुड गेट दी अवेलेबिलिटी 24/7 यहाँ पे आपको अवेलेबल होना चाहिए। दैट्स वाई हम बोलते हैं लाइक इसका रिप्लिकेशन होता है। ओके। देन डेटा मैनेजमेंट एंड एनालिटिक्स। ओके डेटा मैनेजमेंट एंड एनालिटिक्स मतलब अब ये नया कंसेप्ट एक्चुअली क्लाउड में, लाइक एवरी टाइम इट हैज़ टू एनालाइज, लाइक ये क्लाउड का जो सिस्टम हम रन कर रहे हैं उसको कहाँ से यूजर्स, कितने यूजर्स आ रहे हैं, कौन सा डेटाबेस यूजर ज़्यादा प्रेफर करता है, कौन सा लगता है जैसा, कौन सा ज़्यादा आपका परफॉर्मेंस में अच्छा है, कौन सा कम से कम फेल्योर हो गया है। सो ये सब टूल्स रन करने के लिए भी क्लाउड के कुछ बैकग्राउंड टूल्स होते हैं कि उस मतलब ये भी क्लाउड का एक एडेड एड ऑन एडवांटेज है, लाइक डेटा मैनेजमेंट एंड एनालिटिक्स। Security, as I told you, security and compliance, that means regular checks are there, and it yeah, always gives the security which is always enhancing। ऐसा नहीं कि 2008 में जो सिक्योरिटी दिया है वही अभी कंटिन्यू रहा है, ऐसा होता भी नहीं है, उसको वापस मॉडिफाई किया जाता है। ओके। एंड वो रिफाइन होते जाता है, आफ्टर 5 years ऑल्सो इट विल बी अगेन रिफाइंड। देन डेवॉप्स एंड कंटिन्यूस डिलीवरी। ओके। सो डेवॉप्स मतलब जो कंटेनराइजेशन है वही है जो आजकल का ये कंसेप्ट है। क्लाउड कंप्यूटिंग प्रमोट्स डेवॉप्स प्रैक्टिसेस एंड कंटिन्यूस डिलीवरी पाइपलाइंस। तो एज आई टोल्ड यू कि हमारे पास डेवलपमेंट हो गया है, नाउ आई एम टू डिप्लॉय दिस। ओके। सो डिप्लॉयमेंट के लिए ये ज़्यादा यूज़ किया जाता है, बट फॉर दैट वी नीड प्रॉपर कंटेनर, मतलब एक स्टोरेज डिवाइस चाहिए, क्लाउड का स्टोरेज। So for that we use DevOps. Okay, enabling seamless collaboration between deployment and operation teams. Okay, so this is what is the DevOps and continuous delivery. Then cost optimization. So cost optimization करके भी हमारा एक आर्किटेक्चर है जिसमें हम बोलते हैं कि how the cost is reduced. So जो ये pay as you go मॉडल होता है, this is basically for the cost optimization model. देन उसका जो डेटा जो सर्विस है वो हम यूज़ करते हैं उसके हिसाब से भी आपका कॉस्ट ऑप्टिमाइज होता है। दैट मीन्स
लाइक जैसे अमेजोन का अगर आप सर्विस लेते हो, सो अमेजोन के इसमें सर्विस कैसा होता है आपका, जितना आपको दिया है उतना आप लेते हो ऐसा नहीं है, राइट। उसमें से हमने कुछ ही पार्ट यूज़ किया है, फॉर एग्जांपल अमेजन एस3 है और उसमें से 5 GB आपको फ्री है, आप उतना यूज़ कर रहे तो उसके हिसाब से आपका कॉस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। इफ़ यू यूज मोर स्पेस देन यू हैव टू पे, ओके। मतलब टाइम का भी ड्यूरेशन है और सर्विसेज का भी ड्यूरेशन। द पॉइंट इज टू टेल द टाइम। पे एज यू गो मॉडल का में जनरली टाइम के बारे में बोलते हैं, लाइक हाउ मच टाइम यू आर गोइंग टू यूज दिस सर्विस। फॉर एग्जांपल 1 month, 1 year, 5 months और 10 years, समथिंग लाइक दिस, ओके। तो उसको बोलते हैं पे एज यू गो मॉडल। एंड जितना हम यूज करेंगे उतने ही हिसाब से, जितने टाइम के लिए हम यूज करेंगे उतने ही हिसाब से आपका यहाँ पे कॉस्ट कैलकुलेट किया जाता है या फिर मेजर किया जाता है। इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। So these are the various architectures in the cloud computing technology. समझ में आ रहा है? Yes. Okay. सो जो फर्स्ट वाला देखा था, तो वो अभी यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल है उसका, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है कि कपलिंग मतलब क्या होता है, डीकपलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, और डीकपल्ड, ठीक है। मतलब जो हमारा काम, जो कपल्ड का मतलब है कंबाइन करके, उसका अपोजिट होता है डीकपल्ड, ओके। मतलब हमारा जो मैंने बोला था कि डेटाबेस है, तो डेटाबेस का आर्किटेक्चर करने के लिए हम, सॉरी, हमारा जो पूरा कॉलेज का सिस्टम है, हमने क्या किया, एक एग्जामिनेशन सिस्टम है, एक एडमिशन सिस्टम है, एक एग्जाम टीचिंग लर्निंग सेंटर है। अब एडमिशन सिस्टम केस में कैसा है, बीसीए के भी स्टूडेंट्स आते हैं, एमसीए के भी आते हैं, इंजीनियरिंग के भी आते हैं। मतलब वहाँ पे वापस उन्होंने क्या किया है, कपलिंग और डीकपलिंग किया है, ठीक है। इंजीनियरिंग के भी सब आते हैं, तो वहाँ पे भी अलग अलग सेक्शन किया है। एक इंजीनियरिंग का है, मतलब हम जब बोलते हैं कि एडमिशन का एक बिल्डिंग है, तो हमें क्या लगता है जनरली कि है ये डिस्ट्रीब्यूट किया है, एडमिशन सिस्टम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया है, यस। बट उसके अंदर वापस डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया है उन्होंने, डीकपल कैसे किया है, अकॉर्डिंग टू द स्ट्रीम्स, ओके। तो पहला हमारा फर्स्ट फ्लोर का बिल्डिंग इंजीनियरिंग का है, दूसरा फ्लोर का बीसीए का है, तीसरे फ्लोर का एमसीए का है, लाइक वाइज। तो उसको बोलते हैं डीकपल्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर। तो कॉलेज है इसलिए हम बिल्डिंग के बारे में, बिल्डिंग के टर्म्स और टर्मिनोलॉजीज में बोलते हैं। जब क्लाउड है तो हम, हमारे पास कंसेप्ट होता है सर्वर्स का, क्लाइंट मशीन्स और सर्वर मशीन्स। तो उसके बाद वापस हमें जो डेटा मिलता है वो क्लाउड मशीन्स में मिलता है, ठीक है। सो इसको बोलते हैं सर्वर्स पे। कॉलेज सिस्टम है तो वहाँ पे बिल्डिंग्स है, ओके। हम बोलते हैं फ्लोर्स है। तो ऐसा मतलब जैसा सिस्टम बदलता है तो उसका एलिमेंट्स बदलता है। यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग में एलिमेंट्स है कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स में आपको क्लाउड कैसे, मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग का कैसे वर्क होता है वो बताना है। सो वी हैव सर्वर्स। क्लाउड मतलब क्लाउड इंटरनेट पे सर्वर है जो उसका लोकेशन हमें मालूम नहीं है, तो उसमें डिवाइडेड है। तो ये जो सर्वर्स है उसमें ये आपका काम डिवाइडेड है, okay? सो ये हो गया हमारा decoupled एंड डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर, ओके। सो कंपोनेंट सिस्टम्स आर लूजली कपल्ड। अब यहाँ पे कंसेप्ट है लूजली एंड एक टाइटली कपल्ड भी एक कंसेप्ट है। लूजली मतलब जो हमने अभी देखा था कि पहले तो आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है, पूरे कॉलेज का जो सिस्टम है वो आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है, एडमिशन सिस्टम में, एग्जामिनेशन सिस्टम में, मेन बिल्डिंग सिस्टम में। इन द सेम वे वापस आपका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, स्ट्रीम वाइज, ठीक है। तो इसको बोलते हैं लूज कपलिंग, ठीक है। कपलिंग का मतलब क्या है, कपल करना है, मतलब उसको मर्ज करना है। तो मर्जिंग हमारा क्या हो गया, थोड़ा सा लूज हो रहा है, मतलब एक जगह पे हमने क्या किया है, जब हम बोलते हैं कि एडमिशन सिस्टम है तो वहाँ पे पूरा एडमिशन सिस्टम होना चाहिए, बट ऐसा नहीं, वहाँ पे भी हमने क्या किया, अभी डीकपलिंग किया है, तो उसको बोलते हैं लूज कपलिंग, ओके। सो कंपोनेंट्स विद इन द सिस्टम्स आर डिजाइन टू बी इंडिपेंडेंट एंड लूजली कपल्ड, ठीक है। मतलब एडमिशन सिस्टम में क्या लगता है हमें मर्ज किया है, बट ऐसा नहीं है, उसमें भी डिस्ट्रीब्यूशन है। पहला बिल्डिंग आपका इंजीनियरिंग का है, दूसरा बीसीए का है, तीसरा एमसीए का है, and ऐसे करके हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो उसको बोलते हैं लूजली कपल्ड, ओके। ईच कंपोनेंट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक फंक्शन। हर एक काउंटर का स्पेसिफिक फंक्शन है। इंजीनियरिंग का एडमिशन है तो इंजीनियरिंग है, बीसीए का है तो बीसीए है, मतलब हर जब जो काउंटर है जिसके लिए बनाया वो काम उसी का है, ओके। वेल डिफाइंड इंटरफेसेस। दूसरा होता है सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर, ठीक है। सो एसओए प्रिंसिपल्स बोलते हैं उसको, ओके। दिस आर एप्लीकेबल to decouple the system functionalities into discrete and independently deployable services. So SOA का मतलब है सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर। सर्विस ओरिएंटेड का मतलब क्या है, उसका क्या सर्विस है, सर्विस मतलब क्लाउड के तीन तीन ही सर्विस है। एक है हमारा सॉफ्टवेयर, दूसरा प्लेटफॉर्म एंड बाकी तीसरा है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जो भी एक्स्ट्रा वाले सर्विसेज भी है ये इसी के सब टाइप से, ये इवन इफ यू आर कंसिडरिंग दैट एज अ सेपरेट वर्क, तो हमारा ऐसा 9 to 10 सर्विसेज है। तो 9 to 10 सर्विस के हिसाब से उसका आर्किटेक्चर अलग है।
सो पॉइंट टू टेल मतलब अगर यहाँ पे सॉफ्टवेयर अगर आर्किटेक्चर लोगे तो वहाँ पे सॉफ्टवेयर कंपोनेंट इन्वॉल्व होता है, प्लेटफॉर्म लेगे तो प्लेटफॉर्म कंपोनेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है तो इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब डेटा सेंटर है और सर्वर से वर्चुअल मशीन से, ये वाले कंपोनेंट्स इसमें एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं। ओके, देन मैसेज बेस्ड कम्युनिकेशन। ठीक है, मैसेज बेस्ड कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? Okay. So communication between the components is typically asynchronous and message based. तो इसका मतलब क्या होता है कि लाइक सर्वर टू सर्वर कम्युनिकेशन। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे आपका क्लाउड सिस्टम एंटायर सिस्टम है डेटा सेंटर का, मान लीजिए, तो डेटा सेंटर में हमने डिवाइड कैसे कर लिया है, डेटाबेस ओरिएंटेड काम जो है एक सिस्टम को दिया है, जो हम बोलते हैं डिप्लॉयमेंट रिलेटेड काम है एक सिस्टम को दिया है। अब डेटाबेस रिलेटेड काम जिसको दिया है उसमें भी सपोज अलग अलग पार्ट से, कुछ इसमें आपका एसक्यूएल का अलग डेटाबेस का अलग है, नो एसक्यूएल डेटाबेस का अलग है, इमेज डेटाबेस का अलग है, मतलब उसमें भी आपका अलग अलग डिवाइड होता है। सो a database server can communicate with the RDS server, मतलब डेटाबेस सर्वर नहीं, सॉरी, डेटाबेस के अंदर हमने जो बोला था कि एसक्यूएल सर्वर का अलग है, नो 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 एसक्यूएल सर्वर का सर्विस का अलग है। सो दिस कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर, दैट मीन्स कम्युनिकेट करता है मशीन, मतलब क्या है, वो डेटा सेंड कर सकता है, एक्नोलेजमेंट ले सकता है, इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन बिटवीन द कंपोनेंट्स। जैसे हम भी कम्युनिकेट करते हैं, इवन मशीन्स आर कम्युनिकेटिंग विथ ईच अदर फॉर विच पर्पज, फॉर डेटा स्टोरिंग एंड शेयरिंग। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन बिटवीन कंपोनेंट्स इज टिपिकली असिंक्रोनस एंड मैसेज बेस्ड। ओके, सो मैसेजेस आर एक्सचेंज टू मैसेज ब्रोकर्स, मिडलवेयर एंड अलाउिंग फॉर स्केलेबिलिटी। तो ये मैसेज ब्रोकर और मिडलवेयर कंपोनेंट्स होते हैं क्लाउड के, जो एक मशीन से या फिर एक सर्वर से मशीन, एक सर्वर से डेटा या फिर मशीन मैसेज सेंड किया जाता है दूसरे सर्वर को, इसको बोलते हैं मैसेज बेस्ड कम्युनिकेशन। ओके, देन उसके बाद होता है हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी। हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी मतलब अगेन क्या है उसका, जो एक्सपांड करना है, जो सर्विस है उसको एक्सपांड करना है। सो decoupled architectures facilitate horizontal scalability where additional instances of independent components। अब ये इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स मतलब क्या है, जो हम एक्स्ट्रा सर्विसेज वगैरह देते हैं या फिर कुछ सर्विस एक्सटेंड करते हैं, तो ये सर्विस जब हम हमारा एक्सटेंड होता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, देखो सर्विस क्लाउड का एक बेसिक थिंग है कि जो भी क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम यूज करते हैं, एंड इफ दे आर पेइंग फॉर दैट दे आर एक्चुअली रेडी टू फॉलो वन एग्रीमेंट। ओके, तो उसको बोलते हैं SLA, सर्विस लेवल एग्रीमेंट। तो वो एग्रीमेंट में अगर लिखा है कि आपको डेली 10 आवर्स ही चाहिए, ठीक है, या फिर डेली 100 यूजर्स ही कनेक्ट करेंगे, 100 मान लीजिए कि 100 स्टूडेंट्स विल बी यूज आवर ERP, मतलब हमारा जो कॉलेज का वेबसाइट है दैट विल बी यूज्ड बाय 100 स्टूडेंट्स। अगर हमारा सर्विस जो एग्रीमेंट है उसमें हमने ऐसा लिखा है, देन अगर कभी कभी ज़्यादा होता है तो हमारा जो चार्ज है वो ज़्यादा किया जाएगा। तो ये जो सिस्टम है ये इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए दैट इट शुड अलाउ मोर देन 100 स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने एग्रीमेंट तो किया था एंड नाउ वी आर पेइंग फॉर दैट कि हमारा डेली 100 होगा, इसके हिसाब से हमने बेसिक जो उसका सर्विस लिया है, उसका जो कॉस्टिंग मॉडल बोलते हैं उसको, प्राइसिंग मॉडल, वो हमने लिया है। बट इफ स्टूडेंट्स आर इंक्रीजिंग, इफ नंबर ऑफ यूजर्स आर इंक्रीजिंग, वी हैव टू पे एक्स्ट्रा फॉर दैट। सो उसको बोलते हैं स्केलेबिलिटी, हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी। ठीक है, so decoupled architecture facilitate horizontal scalability where additional instances, okay, or independent components can be added, okay, to handle increased load। मतलब 100 की जगह पे अगर 200 यूजर्स आ रहे हैं तो हमें एक नहीं दो सर्वर लगने वाले टू परफॉर्म दी प्रोसेसिंग ऑफ दिस रिक्वेस्ट। तो इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी, मतलब सर्वर्स आपका ज्यादा हो रहा है, पहले हमने सिर्फ एक ही सर्वर बुक किया था, नाउ मोर सर्वर्स आर रिक्वायर्ड, जनरली एडमिशन सिस्टम वगैरह होता है तब मोर नंबर ऑफ यूजर्स होता है। ओके, कॉलेज के ERP के सिस्टम में बोल रहे हो, ओके, इफ दैट सिस्टम इज रनिंग यूजिंग द क्लाउड, टू अंडरस्टैंड आई एम एक्सप्लेनिंग विद दैट एग्जांपल। सेकंड होता है हमारा जब एग्जाम सिस्टम से या फिर रिजल्ट है तब भी बहुत सारे लोग एक्टिवली इन्वॉल्व रहते हैं, तो उसको बोलते हैं स्केलेबिलिटी। ओके, सो टू हैंडल more users we need to increase the processing power of the servers। okay, then fight fault isolation and resilience। तो जब भी हम क्लाउड कंप्यूटिंग का कोई भी सर्वर यूज करते हैं, कभी भी रन टाइम कुछ भी फॉल्ट आ सकता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर फेल्योर आ सकता है। सो देयर आर स्पेसिफिक सर्विसेज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग विच ऑलवेज चेक्स वेयर इज द फ्लॉ, ये कुछ फॉल्ट हुआ है या नहीं, अगर हुआ है तो उसको कैसे मिनिमाइज किया जाएगा या फिर उसको कैसे रेक्टिफाई करके उसको रिजॉल्व किया जाएगा, पहले तो रेक्टिफाई होना चाहिए। सो उसको बोलते हैं फॉल्ट आइसोलेशन एंड रिजाइलेंस।
ठीक है। देन होता है फ्लेक्सिबिलिटी एंड एजिलिटी। ओके, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एजिलिटी का मतलब होता है कि जो हमारा सिस्टम हम डेवलप कर रहे हैं या फिर डिप्लॉय कर रहे हैं, तो उसका अफेक्शन जो है वो दूसरे इसमें नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे आपका एडमिशन सिस्टम है, मैंने कॉलेज के ईआरपी के बारे में बोला आपको। तो कॉलेज का ईआरपी सिस्टम है, एंड वहाँ पे कॉलेज का सिस्टम है, कॉलेज का नॉर्मल सिस्टम है, वहाँ पे एडमिशन सिस्टम, एडमिशन के लिए एक बिल्डिंग पूरा बना है, तो उसका रिनोवेशन चल रहा है, मान लो कि उसका जो प्रोसेसिंग है वो थोड़ा सा मॉडिफाई हो रहा है, बट दैट शुड नॉट अफेक्ट विद द एंटायर एडमिशन सिस्टम। एंड जो कॉलेज स्टूडेंट का जो आगे का मतलब एकेडमिक उसका प्रोग्रेस है, कि उसका लेट शुरू नहीं होना चाहिए वगैरह वगैरह, सो दैट शुड नॉट अफेक्ट। तो इसको बोलते हैं कि ये एक सिस्टम का जो इफेक्ट है वो दूसरे पे नहीं होना चाहिए, एक सिस्टम अगर हम मॉडिफाई कर रहे हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वो जो लोग हैं उनको किसी और बिल्डिंग में ऑलरेडी हम शिफ्ट करते हैं, सो दैट वो रिनोवेशन वो चलते रहेगा। उसको बोलते हैं कि हम थोड़ा सा उसको शिफ्टिंग कर दिया है कहीं ना कहीं। और जब हमारा कॉलेज का बिल्डिंग का मतलब एडमिशन सिस्टम का जो बिल्डिंग है वो कंप्लीट हो जाएगा, वो सिस्टम हम पैक में वहाँ पे रिस्टोर करेंगे एडमिशन सिस्टम बिल्डिंग में। ठीक है, सो इसको बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी एंड एजिलिटी। फ्लेक्सिबल होना चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम आता है तो हमें वो एडजस्ट करना चाहिए, इसका मतलब होता है फ्लेक्सिबल। हम बोलते हैं ना नॉर्मल रोक के पढ़ेंगे कि फ्लेक्सिबल है, मतलब कभी भी कम ज़्यादा होता है तो आपको वो एडजस्ट करने आना चाहिए, तो उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी एंड एजिलिटी। ओके, तो ये होता है, ये वह हमारा है फर्स्ट आर्किटेक्चर, दैट इज दिस वन, जिसको हम बोलते हैं ये वाला। ठीक है, डीकपल्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर। समझ में आ रहा है सबको? यस। ओके, सो हम सेकंड लेक्चर, सेकंड जो पार्ट होता है उसका सेकंड आर्किटेक्चर, वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, प्रोबेबली टुमारो। कल शायद लेक्चर नहीं होगा क्योंकि हमारा कॉलेज का कमिटी है, बट वो अगर एक्सटेंड हो गया तो मैं मैसेज करूंगी, अगर नहीं हुआ तो मैं डेफिनेटली ले लूंगी लेक्चर। ठीक है, सो आई विल मैसेज यू अकॉर्डिंगली। ठीक है, ओके, तो वेट करो थोड़ा, मैं अटेंडेंस लेती हूँ।